नमस्कार। कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी को हराने की इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ। केजरीवाल और सोरेन का चेहरा आगे किया गया, टारगेट मोदी को किया गया। पंजाब, पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एकता पर सभी ने बड़ा लेक्चर दिया। मोदी को दिल्ली तीसरी बार नहीं लाना है, स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक आवाज में बहुत सी बातें सुनाई गई। इसके बाद चंद घंटे बाद ही मेरठ में मोदी ने मोर्चा संभाला। इंडिया गठबंधन की सारी एकता और स्ट्रैटेजी की हवा निकाल दी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सारे नेता केजरीवाल और हेमंत सोरेन का बैकअप कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मोदी को पता है कि कैसे इंडिया अलायंस के हर अटैक को डिफ्यूज करना है। मोदी ने भ्रष्टाचार पर घेरा, फिर तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीप का जिक्र किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के डीएमके को राष्ट्र विरोधी बताकर घेरा। मेरठ से मोदी जब ये सुना रहे थे, यहां से वो सीधे साउथ के लोगों को संदेश दे रहे थे, जहां इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी को वहां से उम्मीद भी है कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस
देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। मोदी 400 के टारगेट पर फोकस्ड हैं। उनके एक एक बयान का बड़ा मतलब है। 400 सीट एक एक सीट की रणनीति से आएगी, जिसमें पश्चिम यूपी की 18 सीटों का भी योगदान होगा। इस बार तो जाट वोटर्स के मसीहा चौधरी चरण सिंह की लिगेसी भी उनके साथ खड़ी है और कैसे उसे एनडीए के पक्ष में करना है मोदी ने मेरठ से बताया। खासतौर से जो लोग मोदी को किसान विरोधी बताकर भड़काते हैं उनको तो सबसे ज्यादा सुनाया। क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? देश का भला कर सकता है क्या? देश को एक रख सकता है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में
चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस, सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। मोदी जहां जाते हैं वहां से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। मेरठ से मोदी का एक स्पेशल कनेक्शन है, जिसकी शुरुआत 2014-2019 के अपने चुनावी अभियान से वो कर चुके हैं। इस बार भी चुनावी अभियान की शुरुआत उन्होंने मेरठ से ही की। पीएम मोदी ने मेरठ को क्रांतिवीरों की धरती भी बताया। मेरठ की यह धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। मोदी जब चुनावी मंच पर जाते हैं तो देश की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं। और आज भी उन्होंने बीजेपी को वोट देने की बात कही तो उसकी वजह भी बताई कि तीसरी बार उनकी सरकार क्यों आनी चाहिए। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं,
जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि वो ही नहीं, आज पूरा देश कह रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार होगा, और ये होगा कैसे, उसकी पूरी रणनीति समझाई। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। प्रधानमंत्री ने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए आने वाले 5 साल का रोड मैप भी मेरठ की रैली में देश के सामने रखा। तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। रामलीला मैदान में आज इंडिया अलायंस का मजमा सजा। मंच के बैकग्राउंड में लोकतंत्र बचाना है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। लेकिन ज्यादा परेशानी इनको अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाने को लेकर हुई। कांग्रेस इसी बहाने अपने खातों के फ्रीज होने को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई। परिवारवाद का आरोप झेल रही पार्टियां भी मोदी को कोस रही थीं। सब एक सुर में यही कह रहे थे, तीसरी बार मोदी को नहीं लाना है।
यहां से कैसे कैसे जुमले उछाले गए, कैसे कैसे शेर और शायरी हुई, काम की बात पर कितनी हुई, मोदी को हराने की प्लानिंग क्या हुई, ये सब आपको दिखाते हैं। मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो। सियासत का कोई रंग नहीं होता, सियासत का कोई ईमान नहीं होता, सियासत में कोई सगा नहीं होता, सियासत में कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। कहा जाता है सियासत में सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि होती है। रामलीला मैदान में जो दिखा उसको देखकर तो ऐसा ही लगा, मोदी को हटाना है तो सब कुछ भुलाना है। याद कीजिएगा, ये वही रामलीला मैदान है जहां से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। सियासत का खेल देखिए, 13 साल बाद उसी रामलीला मैदान में जो कांग्रेस और आप एक साथ बैठी है, केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को हिट कर रहे थे, मंच पर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उसी कांग्रेस को सेट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए हैं, इनकम टैक्स जवाब मांग रहा है। राहुल, सोनिया, खड़गे को मोदी के खिलाफ सिर्फ इंडी की एकता में ही होप नजर आ रहा है, लिहाजा केजरीवाल और सोरेन पर अत्याचार नजर आ रहा है। एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर बात सिर्फ राहुल की नहीं है, मन से जो भी इंडिया अलायंस के नेता आए, सब मोदी के सताए, जिसमें पूरा कुनबा परिवारवाद के आरोप से ग्रसित है। जिस तरह से जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी पत्नियां भी मंच पर नजर आई। बीजेपी की तरफ से परिवारवाद की नई परिभाषा गढ़ा बताया गया, इसीलिए मोदी पर सबसे जोरदार जवाब तेजस्वी की तरफ से आया। पहले तो गोविंदा का एक गाना सुनाया, फिर जमकर मोदी को सुनाया। आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है,
नफरत की राजनीति की जा रही है। इसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। जनता ही मालिक। रैली तो लोकतंत्र बचाओ के नाम पर हो रही थी, लेकिन बात केजरीवाल की ज्यादा हो रही थी। तेजस्वी की बात को आगे उनके कोर वोट बैंक के सियासत वाले बड़े भाई अखिलेश ले गए। दिल्ली से मेरठ पहुंच गए, जहां मोदी रैली कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर दी कि वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली वाले बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस का मन सज रहा था तो पोडियम पर केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगा दी गई थी। सेंटिमेंट और इमोशन को कैश करने का पूरा माहौल बना था। बीजेपी भी पहले से कह रही थी, ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, केजरीवाल बचाओ रैली है। बात इंडिया अलायंस के दूसरे दलों तक पहुंची। पोडियम से केजरीवाल की तस्वीर उतर गई। केजरीवाल ने इस मंच से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया। सुनीता केजरीवाल जेल से केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। कहा तो ये जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली में 70% पंजाब से आपके कार्यकर्ता आए थे। बचे खुचे दिल्ली वाले थे, आप वाले ही कांग्रेस और दूसरे दलों का झंडा थामे हुए थे। सारे आपके नेता मोदी को कोस रहे थे
कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे। सबसे ज्यादा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस को याद कर रहे थे। लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। लेकिन ये वही भगवंत मान है जो केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस का आज साथ मांग रहे हैं, राहुल से आत्मीयता दिखा रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली में इंडी गठबंधन की एकता की बात करेंगे। लेकिन जनता है, सब जानती है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये जानते हैं। मंच पर आए तो पहले तो मोदी को उन्होंने कोसा, मोदी का नाम लेकर डराया, और भगवंत मान और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों को भी एकता का पाठ भी पढ़ाया। ये वक्त नहीं, ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है। या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे। उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा। मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो, मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया
और उनको अंदर डाल। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो। ये हमारा उसूल होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचूरी साहब डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। दरअसल केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी तो बहाना है, असल टारगेट मोदी को थर्ड टर्म में नहीं लाना है। मोदी से शिकायत उद्धव ठाकरे को भी है। ये कितनी ज्यादा है इसी बात से समझ सकते हैं कि उद्धव ने आज एक नया डायलॉग मारा, जिसके शब्दों को गौर करेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा, और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचान। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े। और उससे भी ज्यादा तीखा हमला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के पीछे की साजिश बताई, राम और रावण का प्रसंग सुनाया, तीर सीधा मोदी पर चलाया। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन किया है। असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे के मुकाबले पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान का नारा लेकर आए हैं। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या मुसलमान पीडीएम के नाम पर ओवैसी को वोट देंगे? इन सब सवालों पर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बात की ओवैसी से। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। उत्तर प्रदेश में कमेरावादी पार्टी की और एआईएमआईएम का गठबंधन हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर, आज आपने अलायंस का ऐलान किया है, उधर पीडीए है, इधर पीडीएम है, अल्पसंख्यक और मुसलमान, यही फर्क है। ये फर्क जरा बता दीजिए इंडिया टीवी के दर्शकों को। नहीं, वो सिर्फ जबानी है, वहाँ पर जो दूसरी तरफ जो जबानी है उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें उसको अमली जामे-नामा पहनाने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। वो सिर्फ धोखा देकर वोट हासिल करना अल्पसंख्यक समाज का, यहाँ पर सिर्फ वोट हासिल करना नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है पीडीएम का। और जिसमें जितने भी सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है वो सच्चाई से यहीं पर होगी, यहीं से शुरू होगी, यहीं पर ही होगा। इंडिया गठबंधन का लेकिन बात किया जा रहा है कि वो भी लड़ रहा है, आप लोग भी लड़ रहे हैं। सर, ऐसा नहीं कि विपक्षी वोट बिखर तो नहीं जाएगा एनडीए के सामने? और जो स्थिति देख रहे हैं आप लोग, उसमें कैसे देख रहे हैं? इसका जिम्मेदार हम कैसे होंगे? आप तो एक एलीट क्लब बनाकर बैठे हैं जिसमें सिर्फ बड़े चौधरी उस क्लब के मेंबर बन सकते हैं। अब हम जैसे कमज़ोर अछूत लोग तो वहाँ पर जा भी नहीं सकते। तो हमको अपना हिफाजत करनी है। और उत्तर प्रदेश में आप जो देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है
दूसरी तरफ ये लोग हैं। एनडीए की पॉलिसी वाज़ेह है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। वो भारत की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश राजनीति हो, उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर दिया, बिल्कुल गायब कर दिया। ये दूसरी तरफ है, ये भी गायब कर रहे हैं, मगर बोलते हैं सिर्फ वोट डालो और घर में बैठ जाओ। भाई घर टूट रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप ही के पार्टी के लोगों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। हाँ, फिर मुरादाबाद में आपका लोकसभा का लीडर है, वहाँ उनसे बदतमीजी बेइज्जती की जाती है। आप दूसरे दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और फिर आखिर वक्त में उनको कहते हैं कि आपको टिकट काट दिया गया। रामपुर में आप एक तमाशा करते हैं, तो फिर ये क्या है? ये इसके लिए ज़रूरी है एक विकल्प हो, एक ऑल्टरनेट हो जो सही मानों में सामाजिक न्याय के ऊपर काम करे और उनको कोशिश करे। और इसीलिए हम मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने जो बनाया उसका हिस्सा बने हैं। अभी भी लेकिन लग रहा है कि आजम खान की सर काफ़ी ज़्यादा चलती है समाजवादी पार्टी में। रुचि वीरा को उन्होंने मुरादाबाद में लड़ा दिया, अपने कैंडिडेट को रामपुर में भी अब नॉमिनेशन करा दिया। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। वो तो जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनका बेटा जेल में है, तो मैं तो नहीं बता सकता क्या हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, लेकिन अमेठी और रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देखिए, इंतजार करिए, मालूम होगा। मैं क्या बताऊं? मैं क्यों नहीं लड़ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं उस इलीट क्लब का मेंबर हूं। वो बेहतर बता पाएंगे। मगर ये बात सच है कि 2019 में उनको कामयाबी नहीं मिली, वहाँ पर स्मृति ईरानी कामयाब हो गई। अब देखिए क्या होता है। बस आखिरी सवाल ले लेता हूँ, मुख्तार अंसारी को लेकर के सर तमाम तरीके के सवाल चल रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे वाक़यात को? नहीं, मुख्तार अंसारी साहब की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार यहाँ की योगी सरकार है। उनके परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि उनको जेल में ही मार दिया जाएगा, एफिडेविट में लिखा गया है। फिर उन्हीं के परिवार के लोग कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर किसी पेशेंट को रखा जाता है तो आप 24 घंटे के अंदर ही आप उनको जेल भिजा देते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई आईसीयू में पेशेंट होता है तो कम से कम उसको अगर नॉर्मल भी होता है तो 1 दिन 2 दिन रखते हैं। यहाँ पर आप आईसीयू से निकाल कर जेल भेजते हैं और वाकई में उससे उनकी मौत हो जाती है, जहर दे दिया गया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं पोस्टमार्टम, अरे भाई पोस्टमार्टम करना था तो आप जो उन परिवार ने कहा कि इंडिपेंडेंट एफएसएल के एक्सपर्ट्स को बुलाते, उनकी मौजूदगी में आप करवाते तो सब चीज़ सामने आती। आप मिलने जाएंगे सर अंसारी परिवार से? हमें वक्त मिला तो बराबर जाऊंगा। मेरी बात हुई है उनके बेटे से, उमर अंसारी साहब से, और मैंने पब्लिकली ये बात कही है और बड़ा गलत हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा है।